हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे 2025 में, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी 2025 के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। आप लोग कोड याद कर लेना, 801 एचबी कोड का पेपर है और पूरे पेपर को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने प्रिंट करवा लिया है इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको क्रमशः बताऊंगा। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है, किस तरह से क्या चीज आप काले पेन से और क्या चीज आप नीले पेन से लिखेंगे, सारी चीजें क्लियर करा दूंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आपके 70 में 70 बिल्कुल आज ही पक्के हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको हिंदी विषय के इसी तरह से पूरा पेपर सॉल्व करके कई महत्वपूर्ण मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, साथ में आधार कार्ड भी लेकर जाना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक बिल्कुल स्पष्ट लिख देना है, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप लोग, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहां पर निर्देश, चलिए फटाफट इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको बोर्ड परीक्षा देनी है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। तीसरा निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर कितने खंडों में? 2 खंडों में विभक्त रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर या तो आप उसको नीले पेन से भरें अथवा आप काले पेन से भरें, लेकिन पेन आपका कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। और जो भी विकल्प सही होगा उस गोले को आप पूरी तरह से काला कर चिन्हित कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त यानी जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी उस पर आपको उत्तर देना होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आप इस तरह से ना तो काटिएगा, ना ही इरेजर से साफ करेंगे और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्पष्ट मना किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 3 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4, 6, 7 या 8, जो भी प्रश्न जिस नंबर का है उसका भी विवरण दिया रहेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का आंसर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना है आप कंप्लीट देखेंगे इस वीडियो को, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको अपना समय नष्ट बिल्कुल भी नहीं करना। खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और इन प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्न जो बन सकते हैं 24 फरवरी 2025 के लिए, उनको भी मैं बताता चलूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, अन्यथा आप 70 में 70 लाने से चूक जाएंगे। तो यदि आप भी 70 में 70 फोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक
एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से किसे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में और इतिहासकार के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आपको याद कर लेना है, जैसे कि पहली रचना जिसे आप याद कर लेंगे, चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा, रस मीमांसा, और इनकी प्रमुख रचना है त्रिवेणी। यहां पर मैं लिख दूं त्रिवेणी। और एक और रचना है विचार वीथी। इन प्रमुख रचनाओं को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। कौन कौन सी? चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी और विचार वीथी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रचनाएं हैं, चारों रचनाओं के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक रचना और है, इनकी कहानी है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये भी आ सकता है प्रश्न के रूप में, यानी ये भी पूछी जा सकती है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? यदि प्रश्न आता है सिंदूर की होली किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह है नाटक विधा पर आधारित रचना। विधा होगा यहां पर। अब इसके जो है नाटककार कौन है, तो उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन हैं? यदि प्रश्न आता है माटी हो गई सोना हिंदी की किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी विधा क्या है? यह है संस्मरण विधा पर आधारित रचना। अब इसके लेखक कौन हैं, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इनमें से किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, इंदुमती। और इंदुमती हिंदी की क्या है? प्रथम कहानी है। यदि प्रश्न आता है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है। और इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये है हिंदी की प्रथम कहानी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है? गुनाहों का देवता यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, गुनाहों का देवता उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए कि गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, तो उत्तर क्या होगा? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हैं। अब ध्यान देना है आप सभी को, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा ये भी रचना धर्मवीर भारती जी की है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, प्रश्न यदि आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है। यहां पर छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। यदि प्रश्न में लिखा होता कि छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है, तो भी आंसर यही रहता। तो मेरे प्यारे बच्चों छायावाद की मुख्य विशेषता या प्रवृत्ति, इस तरह का यदि प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है यही सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वैदेही वनवास। वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं? तो एक रचना और है जिसे आपको याद कर लेना है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास ये दोनों रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की समयावधि या समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग की समय सीमा है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न अगला है जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम नारायण पांडे। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का, चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें और क्लियर करा दूं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। मेरे प्यारे बच्चों भय किस रस का स्थायी भाव है? यह है भयानक रस का स्थायी भाव। और उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव। तो यदि इनमें से कोई प्रश्न आता है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हास हो जाएगा। हास्य होगा, यहाँ पर हास्य रस रस होगा। चलिए अगला प्रश्न है जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। तो वहां पर होता है बी वाला ऑप्शन सही होगा, उपमा अलंकार होता है। रोला के, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में मेरे प्यारे बच्चों होती हैं 24 मात्राएं। यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिग्रहण शब्द और रोला में, यहां पर ध्यान दें रोला में चरण कितने होते हैं? रोला छंद में चरण होते हैं कितने? 4 चरण होते हैं। इसको भी याद कर लेना यदि प्रश्न आ जाता है कि रोला के कितने चरण होते हैं या रोला छंद के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अधिग्रहण, यहां पर आप लोग ध्यान दें ग्रहण क्या है? ये है मूल शब्द, मूल शब्द है। अब इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? हालांकि आप सभी जानते होंगे कि उपसर्ग जो होते हैं ये मूलतः कहाँ जुड़ते हैं? किसी शब्द के पूर्व में यानी पहले। अब यहाँ पर क्या जुड़ गया है? अधि जुड़ गया है। अब हो गया है अधिग्रहण। अब इसमें जो है उपसर्ग क्या हुआ? अधि हो गया। ऑप्शन सही कौन सा है? सी वाला। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलांबर में मेरे प्यारे बच्चों है बहुव्रीहि समास। यहां पर ये हो जाएगा आंसर, यानी जिसका है क्या नीला है अंबर जिसका, वो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। योगी शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन जोगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। मेरे प्यारे बच्चों युष्मद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा युष्मत। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में होती है क्रिया की प्रधानता। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को क्या कहते हैं? यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन पद परिचय।
इसके बाद आप देखेंगे खंड बा। अब खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आने हैं और इसके लिए निर्धारित अंक कितने हैं? 50 अंक। तो यहां पर ध्यान दें आप लोग, पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब गद्यांश क्या है? काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ पढ़ रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का पहला प्रश्न इस तरह से आएगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का है ये प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का, इसलिए कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से हेडिंग आपको डाल देना है। इसके बाद गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? काशी के उत्तर में। अब यहां पर काशी के उत्तर में धर्मचक्र, और लास्ट के शब्द क्या है गद्यांश के? पाठ पढ़ रही थी। तो गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को आपको काले पेन से लिखना है। ध्यान दें आप लोग, यहां पर जो काले से प्रिंट है, काले से प्रिंट है, उसे आप काले से लिखिएगा, काले पेन से लिखेंगे, और जो नीले से प्रिंट है उसे आप नीले पेन से लिखेंगे। इसका ध्यान देना है आपको। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे क्या काले पेन से है, यानी क्या काले से प्रिंट है और क्या नीले से है। क्लियर हो गया ना? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका पता है तो 70 में 70 तो आप बहुत आसानी से लेकर आ जाओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसको जो है इस तरह से डैश डैश का निशान लगा देंगे। यदि आपके पास पटरी यानी स्केल है तो उसको रखकर इस तरह से आप निशान लगा देना। फिर संदर्भ, यहां पर नंबर डाल देना आप लोग। संदर्भ जो है क्या रहेगा? इस पाठ का कोई भी गद्यांश आ जाए तो आप इसी तरह से लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप देख रहे हैं काले पेन से प्रिंट है, यानी काली इंक से प्रिंट है, काले से लिखिएगा, कि गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से या मर्मता शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद हैं। इस तरह से संदर्भ लिखा जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? यहां पर ध्यान देना आप लोग। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसकी जो है व्याख्या क्या होगी? तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, काले पेन से अंडरलाइन भी कर देना है इसे। इन बौद्ध विहारों की टूटी फूटी चोटियां व कंगूरे, उनके चारों ओर खिंची हुई वह दीवारें जो पत्तों और झाड़ियों आदि से ढकी हुई थीं, धर्मचक्र विहार के इन खंडहरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प कला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से अपने आप को शीतलता प्रदान कर रही हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप लोग, अगला प्रश्न यहां पर है गद्यांश का। कह रहा है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, धर्मचक्र कहाँ स्थित था? यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? धर्मचक्र सारनाथ में स्थित था। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए यहां पर अथवा में जो गद्यांश है ये भी इंपॉर्टेंट है 24 फरवरी के लिए, तो इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि आपको तो एक ही गद्यांश हल करना है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। यहां पर ध्यान देना, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक
स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, इसका संदर्भ कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, यदि आप अथवा गद्यांश कर रहे हैं, फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, यह एक नैतिक और लास्ट के शब्द क्या हैं, आवश्यक हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से यह एक नैतिक और लास्ट के शब्द हैं आवश्यक हो गया है। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का कोई भी गद्यांश आता है यदि 24 फरवरी को, तो आपका संदर्भ सेम इसी तरह से लिखा जाएगा। आप लोग ध्यान देना इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश के रेखांकित अंश यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर ध्यान देना, हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। तो चलिए इसकी व्याख्या क्या होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने को अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप सभी लोग। एक और प्रश्न है, मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक हो गया है। यहाँ पर इस गद्यांश में आप देख लो, आज मानव मात्र के लिए जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है क्या, अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं। यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से उत्तर लिखना है आपको, सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा आपको उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 6 नंबर का ये भी आएगा, आप लोग यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हो। पहला पद्यांश है, रानी मैं जानी अजानी महापबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तियको जेहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमिकै बनबासु दियो है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप डालेंगे इस तरह से, प्रश्नोत्तर संख्या 2। इसके बाद पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं रानी मैं जानी अजानी महा, और लास्ट के शब्द क्या हैं, इन्हें किमिकै बनबासु दियो है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट के शब्द लिख दिए बनबासु दियो है। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डाल देना, इस तरह से डैश डैश जरूर लगा देना। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित
कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद में वन जाते हुए राम, लक्ष्मण तथा सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप लोग यहाँ पर व्याख्या क्या हो जाएगी, तो मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ पर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, क्या पता कौन सी लाइन में रेखांकित अंश आ जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए आप लोग समझेंगे एक एक लाइन की व्याख्या। रानी मैं जानी अजानी महा, पबि पाहन हूं ते कठोर हियो है। राजहु काजू अकाजू न जान्यो, कहो तियको जेहि कान कियो है। मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे और यहाँ पर व्याख्या आप समझते चलें। ग्रामीण स्त्रियां वन में जाते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को देखती हैं। उनमें से एक स्त्री अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मैं समझती हूँ कि वह रानी जिसने इन्हें वनवास दिलाया है महा अज्ञानी है, क्योंकि उसको जरा भी ज्ञान नहीं है। निश्चित ही उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर होगा, और वह राजा जिसने स्त्री की बात मानकर इन्हें वनवास दे दिया वह भी मूर्ख है। मेरे प्यारे बच्चों जो आगे कहती हैं कि जो यह भी नहीं जानता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्या कहती हैं सखी कि राजहु काजू अकाजू न जान्यो, कहो तियको जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिकै बनबास दियो है। मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या कहती है सखी कि हे सखी, ऐसी सुंदर ये मूर्तियां, इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन भला कैसे जीवित रह सकेंगे, वह तो वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे सखी, ये आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किसने और किस लिए वनवास दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है पद्यांश का, किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? ग्राम वधुएं कह रही हैं जिस रानी ने इन लोगों को वनवास दिया है उसका हृदय पत्थर की भांति क्या है? कठोर है। तो चलिए आगे आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्या कह रहा है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अथवा में भी पद्यांश, ये भी इंपॉर्टेंट है 24 फरवरी के लिए, इसलिए मैं आपको इसको भी हल करके बताऊंगा। वैसे तो आपको एक ही पद्यांश हल करना है और 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे आपको आपके। तो चलिए यहाँ पर अगला जो है ये है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी दीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है? यदि आप 2 अथवा कर रहे हैं, यानी प्रश्न संख्या दूसरे का अथवा कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा इस तरह से हेडिंग डाल देंगे आप। पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं सहे वार पर वार, लास्ट के शब्द क्या हैं यहाँ पर? आशा की चिंगारी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरह से डैश डैश का निशान लगाते जाइएगा, लास्ट के शब्द लिख देना, इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस पाठ का कोई भी पद्यांश आ जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में तो संदर्भ सेम यही रहेगा, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं करना। प्रसंग भी आपको लिखना होगा पद्यांश का, तो उस प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप लोग यहाँ
यहाँ पर अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि ये है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है रेखांकित अंश का जो है व्याख्या क्या हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना आप लोग। कवित्री कहती हैं कि युद्ध में बलिदान होने पर वीर का सम्मान बढ़ जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण की भस्म सोने की भस्म जिसे कहते हैं एक अमूल्य रसायन हो जाती है और वह सुवर्ण से कई गुना अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है पद्यांश का। सुभद्रा जी को रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों है। तो इसका उत्तर क्या होगा। सुभद्रा जी कहती हैं कि रानी की यह समाधि हमें रानी से भी अधिक प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों पहला यहाँ पर है संस्कृत का गद्यांश, जो कि 24 फरवरी को बिल्कुल छपेगा। आप लोग देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। आप लोग ध्यान दें। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है आप लोग समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। हिंदी अनुवाद और संदर्भ प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या है, नागरिका बहुकालम, फिर डैश डैश का निशान लगा देंगे। लास्ट के शब्द क्या है यहाँ पर 10 रूप कांड दत्तानी, तो लास्ट के शब्द लिख देना है। इसके बाद संदर्भ क्या रहेगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग भी आप लोग लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश में नागरिक की हार का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दें हिंदी अनुवाद क्या होगा। कह रहा है कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। इसलिए उस ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब यहाँ पर अथवा में जो है गद्यांश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा यदि आप कर रहे हैं तो डालिएगा हेडिंग इस तरह से। फिर यहाँ पर जो भी गद्यांश होगा उसके शुरुआत के शब्द क्या हैं, यहाँ पर तो हैं अस्माकं संस्कृति सदा, लास्ट के शब्द हैं आचार्य दृढ़ता चेत, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना आप लोग। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम आपको काले पेन से लिखना है। इसके बाद प्रसंग भी आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी अनुवाद आप लोग समझते चलें। यहाँ पर हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता
उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिएगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के पद्यांश हैं। पहला पद्यांश है मानम हित्वा प्रियो भवति और क्रोधम हित्वा ना सोचती। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को, जो कि इस प्रकार से हैं। शुरुआत के शब्द क्या हैं, मानम हित्वा, और लास्ट के शब्द क्या हैं, सुखी भवेत। इस तरह से मानम हित्वा लिख देना है, काले पेन से डैश डैश का निशान लगाएंगे आप लोग, और लास्ट के शब्द क्या हैं, सुखी भवेत। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से, जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दें, प्रस्तुत जो है यहाँ पर श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। तो ये हो गया इसका प्रसंग। हिंदी अनुवाद क्या होगा, मानम हित्वा प्रियो भवति और क्रोधम हित्वा ना सोचति, यानी मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, और कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से लिख देना है बिल्कुल अच्छे से कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी यहाँ पर पद्यांश ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को बिल्कुल दोनों पद्यांश छपेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, आप लिख कर ले लो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा इस तरह से हेडिंग डाल देना आप लोग। अब यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, अपदो दूरगामी, और लास्ट के शब्द क्या हैं, सह पंडिता। इस तरह से डैश डैश का निशान लगाते जाएंगे आप लोग, और यहाँ पर संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग क्या होगा, इस श्लोक में विभिन्न त्याग के बारे में दर्शाया गया है। ये प्रसंग नहीं होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद आप लोग समझें। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अर्थात अपदो का अर्थ क्या होता है, बिना पैर का, दूरगामी यानी दूर तक जाता है, साक्षरो यानी साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडितः, अर्थात अमुखा यानी क्या है, मुख विहीन होने पर, उसके मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलता है, इसे जो जानता है वह क्या है, पंडित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, और अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे, 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले के रहने वाले हैं, किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं बिल्कुल कंफर्म हो जाऊं, आपको तैयारी बेहतर कराऊं, ताकि आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से ला सको। मेहनत तो बच्चा करनी पड़ेगी आप सभी को, क्योंकि मेहनत का ही फल मीठा होता है, यूं ही नहीं आते 70 में 70, मेहनत करना पड़ेगा, ये मैं क्लियर करा दूं आप सभी को। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं, किसी एक का उत्तर देंगे और उसी प्रश्न का उत्तर देंगे जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको क्या लिखना होगा, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय लिखने को, और ये तीनों जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं 24 फरवरी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही प्रसिद्ध कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आपने जिस किताब से, जिस क्वेश्चन बैंक से याद किया है जीवन परिचय, आप बदलेंगे नहीं। फिलहाल मैं आपके लिए यहाँ पर आसान शब्दों में लेकर के आया हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप लिखिएगा, वही याद रखिएगा, बदलना नहीं है बार बार। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का पहले नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय आप जरूर लिखें और ये आप कॉपी के इस साइड में लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, संक्षिप्त परिचय क्या होगा, जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 को। जन्म स्थान क्या था, काशी। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। शिक्षा इन्होंने कक्षा 8 तक प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि। मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय क्या होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको एक नजर में याद हो जाएगा, एक बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। 5 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म, बस ध्यान देना है आपको, जो काले से प्रिंट है आप काले से लिखेंगे, जो नीले से प्रिंट है आप नीले पेन से लिखेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा आप, ये जो है पूरे मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व कराया है, आप इसका विशेष ध्यान देंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद साहू, जो कि सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे, यानी प्रसिद्ध थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। यानी इनके पिता जो हैं बहुत दानवीर थे, उदार थे, इसलिए इनके यहाँ बहुत अधिक संख्या में विद्वान और कलाकारों का सम्मान हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया। यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता का देहांत कब हो गया, जब इनकी उम्र केवल और केवल 12 वर्ष की थी। किंतु मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आगे, इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का भी अवसर मिला, यहाँ पर अवसर होगा, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम आप लोग लिख देना, इन्हीं में से कोई एक। यहाँ पर कामायनी मैंने लिख दिया। 5 नंबर आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। दिए गए 6 खा प्रश्न है ये। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, ये तीनों जीवन परिचय बिल्कुल रट लो आप लोग, बिल्कुल रट लो, क्योंकि यही आने हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बिल्कुल इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और बिल्कुल सरल शब्दों में लिखने का तरीका बताऊंगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, बिल्कुल इकतार मेहनत करनी है आपको 70 में 70 लाने के लिए। कई मॉडल पेपर मैं इसी तरह से सॉल्व कराऊंगा, कई मॉडल पेपर, ताकि आप 70 में 70 का टारगेट पूरा कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा
और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है तीसरे नंबर पर। संक्षिप्त परिचय भी लिख देना कॉपी के इस साइड में इस तरह से कॉलम बनाकर। जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम क्या था? महादेवी वर्मा जी के श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी वर्मा था। और इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? एमए तक प्राप्त की। संस्कृत विषय से इन्होंने एमए किया था। इनकी रचनाएं क्या हैं? निहार, रश्मि, निर्जा, यामा आदि हैं। और मृत्यु कब हो गई महादेवी वर्मा जी की? सन 1987 ईस्वी में। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको 5 नंबर यहां से क्लियर होने वाले हैं। तो जीवन परिचय आप लोग ध्यान दें। आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद इन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। महादेवी वर्मा जी ने विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या भी रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित भी किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म श्री की उपाधि से भी सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें निर्जा पर 500 रुपये का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय, यहाँ पर मय होगा, वेदनामय यानी दुख पूर्वक बीता। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? दीप शिखा। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। इस तरह से महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचना का नाम आपने देखा। लेकिन आपने जिस किताब से, जिस क्वेश्चन बैंक से जीवन परिचय याद किया है, आप बिल्कुल बदलिएगा नहीं, क्योंकि बदलने में आप भूल सकते हैं। जो आपने याद किया है, तैयार किया है, उसको रखिए, या ये समझ में आता है तो आप इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल आसान है, आप देख भी सकते हो। जो काले से है वो काले से लिखेंगे, जो नीले पेन से है वो नीले से लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है। अपनी पाठ्य पुस्तक, प्रश्न संख्या 7, समझिएगा एक चीज यहाँ पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस मॉडल पेपर में यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4, इसमें 2 श्लोक हैं। दोनों में ये जो 2 श्लोक हैं, इनमें से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना था। अब यहाँ पर आप कौन सा श्लोक लिखेंगे? जो यहाँ पर आए हैं ये नहीं लिखना है। मॉडल पेपर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर आए हैं इनमें से कोई भी नहीं लिखना, जो नहीं आया है उसको लिखना है। प्रश्न समझिएगा, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 7 श्लोक आप देख सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, ये श्लोक यहाँ पर इस मॉडल पेपर में नहीं आया, तो जो नहीं आया है उसी को लिखना है। ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। 2 नंबर यहाँ मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताऊंगा। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न को समझिएगा। वीरः केन पूजते, यानी वीर की पूजा किसके द्वारा होती है या वीरों को कौन पूजता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 8। यहाँ पर पहले का उत्तर होगा वीरः वीरेण पूजते, यानी वीर की पूजा वीर के द्वारा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें।
प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति, यानी विश्व को रचने वाला कौन है? ईश्वर है, जो कि एक ही है, यानी विश्व की रचना एक ही ईश्वर ने की है। यही भारतीय संस्कृति का क्या है? मूल है। ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, वैसे तो 2 ही प्रश्न करने हैं, लेकिन चारों का आंसर आप लोग समझो, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम कुत्र संभवति, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यानी ज्ञान जो है, प्रश्न था कि ज्ञान कहाँ होता है, कहाँ संभव है, तो इसका उत्तर हो गया है कि ज्ञान जो है हर जगह संभव है, ज्ञान सभी जगह संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सुवचनेन मैत्री वर्धते, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि ये उत्तर हो गया मैत्री किम वर्धते, ये होना चाहिए था प्रश्न। मैत्री यहाँ पर होगा किम वर्धते, ये उत्तर है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है मुझसे ही, मैं क्लियर कर दूं। चलिए यहाँ पर इसका जो है उत्तर क्या होगा? तो सुवचनेन, यानी सुंदर बोलने से, मीठा बोलने से मित्रता बढ़ती है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 7 नंबर का प्रश्न आएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर जो विषय हैं, इन विषयों पर निबंध बिल्कुल रट्टा मार लेना, आप लोग रट्टा मार के जाइएगा। विज्ञान अभिशाप या वरदान, दूसरा प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, और चौथा जल ही जीवन है, पांचवा वृक्षारोपण का महत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सीधा दिमाग में बैठा दूंगा विज्ञान, वरदान या अभिशाप पर निबंध कैसे लिखना है, क्या हेडिंग रहेगी, क्या तरीका रहेगा, ताकि 7 नंबर आपके क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9, यहाँ पर ध्यान दें, काले पेन से हेडिंग डालना है। निबंध का नाम क्या है? विज्ञान, वरदान या अभिशाप। फिर रूपरेखा के अंतर्गत क्या क्या आपको लिखना है? प्रस्तावना पहली हेडिंग रहेगी, दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरी हेडिंग रहेगी विज्ञान अभिशाप के रूप में, चौथी हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो चलिए पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आसान शब्दों में आप यहां पर समझेंगे। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। किसका युग है? वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां, मेरे प्यारे बच्चों समझते चलिएगा, रटना नहीं है, आपको समझना है इस चीज को। आज जो है विज्ञान का जो है चमत्कारों का युग है, आप सभी जानते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी विज्ञान की देन है, क्योंकि आप जो है मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, ये विज्ञान की देन है। चमत्कारों का युग है ना, क्रांति ला दी है विज्ञान ने। चलिए आप लोग ध्यान दें, आज विज्ञान से परिचालित हैं क्या? यानी मानव समाज की सभी गतिविधियां दुर्जेय प्रगति पर, जिस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती थी, उस प्रगति पर भी मनुष्य ने विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी हैं। मनुष्य ने क्या किया है? आकाश की ऊंचाई तक नाप दी है, पाताल की गहराई तक नाप दी है। किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा। उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। यदि विज्ञान को हटा दिया जाए तो विश्व की कल्पना करना भी बेकार होगा, यानी विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तो चलिए विज्ञान वरदान के रूप में यहां पर ध्यान दें। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है।
प्रातः जागरण से, यानी प्रातः जब हम लोग जागते हैं तब से लेकर रात्रि शयन तक, यानी सोने तक सभी क्रियाएं जो हम करते हैं, ये सभी क्रियाएं विज्ञान के द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि विज्ञान यहाँ पर ध्यान दें, इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है। विज्ञान के इन वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित है। सबसे पहले यातायात क्षेत्र में विज्ञान वरदान के रूप में, तो प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में बरसों लग जाते थे, यानी कई साल लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत यानी जो पानी के जहाज होते हैं, वायुयान, हवाई जहाज आदि के आविष्कार से दूर स्थान पर अतिशीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार का भी काया पलट हो गया है। दूसरा है विज्ञान का वरदान किस क्षेत्र में? संचार के क्षेत्र में विज्ञान वरदान के रूप में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिए हैं। अगला है दैनंदिन जीवन में विज्ञान ने क्या वरदान दिया है? विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनंदिन सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, वॉशिंग मशीन के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। उन पर प्रेस करती है, विज्ञान जो है आप देखते होंगे प्रेस के द्वारा कपड़े प्रेस होते हैं। भोजन पकाती है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है तथा गर्मी सर्दी दोनों में समान रूप से हमारी रक्षा करती है। अब विज्ञान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में क्या वरदान के रूप में साबित हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, कैट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। यही नहीं, विज्ञान से नेत्रहीनों को नेत्र, यानी जिनके आंखें नहीं हैं उनको आंखें प्रदान की जा सकती हैं। कर्णहीनों को कान, यानी जिसके कान नहीं हैं उनको कान दिए जा सकते हैं। और अंगहीनों को, यानी जिसका कोई अंग नहीं है उसको अंग भी देना संभव हो सका है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने क्या वरदान दिया? भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकी हैं। विज्ञान ने कृषि क्षेत्र में क्या वरदान के रूप में साबित हुई है या नहीं, तो चलिए ध्यान दें। लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, पौध एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। छोटे बड़े बांधों का भी निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। छोटे बड़े बांधों का निर्माण करके नहरें भी निकाली गई हैं और ये विज्ञान से ही संभव हुआ है। अगला है शिक्षा क्षेत्र में विज्ञान ने क्या वरदान दिए हैं? तो मुद्रण यंत्रों, यानी जिसके द्वारा मुद्रण होता है, मुद्रण प्रक्रिया होती है मशीनों के माध्यम से, जिसका आप यहाँ पर प्रारूप देख सकते हैं। आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं
आज भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही हैं। अगला है मनोरंजन के क्षेत्र में, तो चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान अभिशाप के रूप में। अभी तक था विज्ञान वरदान के रूप में, तो विज्ञान वरदान के रूप में यातायात के क्षेत्र में क्या वरदान दिया, संचार के क्षेत्र में क्या दिया, दैनंदिन जीवन के क्षेत्र में या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने कैसे किस तरह से वरदान के रूप में जो है साबित हुई है। अब है अभिशाप के रूप में, विज्ञान अभिशाप है, ये जो है कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो चलिए ध्यान दें, यहाँ पर विज्ञान का एक और पक्ष भी है, एक पक्ष और भी है। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी, यानी मनुष्य देवता भी है और असुर भी है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। आज विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से भरपूर तथा असुरक्षित हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, यानी बिजली जो है विज्ञान के द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका, यानी एक झटका लग जाए किसी को भी तो व्यक्ति की यह लीला समाप्त कर सकता है, यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण यहाँ पर ध्यान दें, मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा उसमें सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। किसमें? मनुष्य में। चारों ओर का कृत्रिम आडंबर युक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। लास्ट हेडिंग क्या है? उपसंहार। समझते चलिएगा आप लोग। विज्ञान सचमुच तलवार है। क्या है? तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है, यानी अपनी रक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। यदि नहीं चलाना आता है तलवार तो उससे अंग भी कट सकते हैं, आप सभी जानते हैं। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाले का होता है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। तो ये हो गया विज्ञान वरदान या अभिशाप पर कंप्लीट निबंध। 7 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। प्रश्न संख्या 10 है, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, अथवा में भी प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग।
विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है आपको प्रार्थना पत्र, यहाँ पर मैं आपको इस विषय पर यानी विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा परीक्षा भवन प्रयागराज दिनांक 24 फरवरी 2025, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य, कामा लगा देंगे, केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज, ये भी आप एड्रेस लिख सकते हैं क्योंकि आपको डेमो देना है। विषय क्या रहेगा, खेलकूद की सामग्री के लिए आवेदन, यहाँ पर ये विषय रहेगा। महोदय, कामा यहाँ पर लगेगा, जैसे लिखा है सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों मानकर चलो। सविनय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चुनाव करने से पूर्व यानी टीम बनाने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई हो, ऊंचे नीचे गड्ढों की भराई हो, माप के अनुसार मैदान की निशानदेही यानी माप के अनुसार मैदान में निशान बनाया जाए और यथास्थान पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इन सबके अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री जैसे कि गेंद, बल्ले, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जाली यानी नेट आदि का यथोचित प्रबंध करना भी उचित है। तो आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने और सामग्री जुटाने की दिशा में आप शीघ्र ही यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगी। यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, बालिकाएं लिख देंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या का खा गा, इस तरह से नाम आपको नहीं डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने देखा हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर, जिसको मैंने कंप्लीट हल कराया है, पूरा पेपर आपको सॉल्व कराया है और इस पेपर को आप तैयार करके जाओ, 70 में 70 करके आओगे। और इसी तरह से मैं कई वायरल मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसी तरह से हल करके बताऊंगा ताकि आप 70 में 70 कर सकें। तो वीडियो शेयर जरूर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।